और नहीं किया चलो, है। Methle Limited. Should assume that today's date is 1st April 2025. Your firm has been asked to provide advice to Methle Limited, a close company, and Yara, a non-UK domiciled company. मामा हाँ, कुरकुरे so cute भाई. चलो, we should compare business basis 1st April 25. Compare and contrast the tax implications of both acquisition and disposal of shares in Methle Limited. Is Simon acquires the shares through a tax advantage share option scheme, or alternatively as an award of shares. Hmm. Methle is a UK resident trading company which is a close company. Share incentive. Simon is a tax advisor of Methle Limited and owns 20% of the ordinary shares. Methle Limited intends to provide Simon with shares worth 25,000 in the form of either free shares or share options. Okay. Free shares would be issued in June 2026. The share options would be issued under the tax advantage company share option scheme in June 2026, and Simon would exercise these options in October 2030. In either case, Simon will sell the shares in December 2032. Simon is a higher rate taxpayer. एमी, बताइए कैसे करेंगे आप? तो पहले तो ये एक टैक्स एडवांटेज स्कीम है, तो अपने को ग्रांट पे और एक्सरसाइज पे कोई भी टैक्स नहीं भरना है अपने को। नहीं, एक्सरसाइज पे भरना है क्या? नहीं ना, ग्रांट और एक्सरसाइज पे नहीं भरना है। लास्ट का क्या है? डिस्पोजल। हम्म. डिस्पोजल के टाइम सीजीटी भरना रहता है। सीजीटी भरना है एंड देन ये कितने साल तक होल्ड किया है? अभी कितने साल तक होल्ड किया है इसने? शेयर विल सेल इन दिसंबर 2032। तो 2032 है, 26 से। तो 10 साल का पीरियड रहना चाहिए, 3 से 10 साल का होल्डिंग पीरियड रहना चाहिए, वो क्वालिफाई हो रहा है। हम्म. और क्या है अपने को? कैलकुलेट कैलकुलेट कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द टैक्स implications ऑफ बोथ एक्विजिशन एंड डिस्पोजल। तो ये एक्विजिशन एंड तूने डिस्पोजल का कैसे ये लोगों ने तो कैलकुलेट करने ये बोला है? तूने CSOP का बताया, अब तेरे को फ्री शेयर्स का भी बताना है. बता, फ्री शेयर्स के टाइम पे क्या बताएगा? ओ, फ्री शेयर मतलब ये टैक्स एडवांटेज स्कीम में नहीं आते एंड देन नहीं नहीं, ये डायरेक्टली फ्री शेयर्स हैं. हाँ वही। तो ये डायरेक्टली फ्री शेयर है तो वर्थ 25,000 है इन द फॉर्म ऑफ फ्री शेयर ऑप्शन और शेयर ऑप्शन। अच्छा, तो फ्री शेयर्स में अपने को 25,000 के दिए तो वो अपने को जब भी ग्रांट किए तभी भी टैक्स भरना पड़ता है क्या? हाँ. नहीं, ग्रांड इन द सेंस जब तेरे को मिल रहे हैं ना ये फ्री और शेयर्स. एक्सरसाइज, हम्म. हाँ वर्थ 25,000। अगर ये ऐसे अपने एज शेयर्स 10,000 और ग्रांट के टाइम ये प्राइस है और फिर एक्सरसाइज के टाइम ये प्राइस है, ऐसा दिया रहता तो अपने को एवरी टाइम ग्रांट के टाइम भी और एक्सरसाइज के टाइम भी दोनों टाइम मार्केट वैल्यू वगैरह और कॉस्ट माइनस करके दोनों टाइम भरना पड़ता था ना पर ये टैक्स। शेयर्स है ना, पर ये शेयर्स है, ऑप्शंस थोड़ी है कि तू एक्सरसाइज करेगा. ये शेयर्स है. हाँ, ओ, ओ, राइट राइट। तो इस पे सीधा डायरेक्टली 25,000 पे भरना है अपने को। हाँ, तो यहाँ पे तू इनकम बाकी टैक्स कुछ भरेगा. इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है तो। तू इनकम टैक्स भरेगा कि इनकम तूने फ्री इनकम टैक्स शेयर्स बाकी भरे कुछ। हैं. और जब तू डिस्पोज ऑफ करेगा, तूने जिस यस। प्राइस पे इनकम टैक्स भरा है वो तेरा कॉस्ट ऑफ सीजीटी। एक्विजिशन बन जाएगा. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा. राइट राइट राइट। मेरे को समझा ही नहीं पहले, कंपेयर क्या करने बोल रहा है? 24। हम्म.
Under CSOP, there will be no income tax in Acquisition of respect of shares. the grant or exercise of the option, given that someone intends to exercise them between 3 and 10 years after the date of the grant. There will be a charge of to the income tax receives free shares. Someone would have to pay income tax liability. हाँ, इसका हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, बिकॉज उन्होंने बोला है कि वो हायर रेट टैक्स पेयर है। तो फ्री शेयर्स 25,000 जो हम बोल रहे थे कि ओ। 25,000 पे मतलब इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, वो बोल रहे हैं कि सिमोन हाई रेट टैक्स पर है तो 40। उसको 40% भरना है, वो ठीक है। डिस्पोजल ऑफ द शेयर्स अभी, यस। ऑन डिस्पोजल ऑफ CSOP बाय सिमोन इन द टैक्स ईयर 2032-33, a gain will be subject to capital gains tax. The gain or loss will be calculated by reference to the amount paid for them. If Simon is awarded free shares worth 25,000, the disposal in the tax year 2032-33 will again be subject to CGT. The cost will be the market value at the date of the award. So it will be 25,000. Any gains will be subject to CGT. Any losses are allowable. ठीक है, चलो, ये थिंक यस। हमने बराबर बोला। इसके लिए पूरा मार्क्स जो भी उन्होंने दिया था वो पूरा मार्क्स। ओ फक, 7 मार्क का क्वेश्चन था ये। एक मिनट, इसके नीचे ओ, उसके नीचे बी चालू हो जाता है। ओ भाई, ये 7 मार्क का था भाई। क्रेजी। Prepare calculations to determine which of the two एडेप्टेड proposed है ये। benefits। नहीं है, अडेप्टेड नहीं है ये, वो देख, भाई 5 एडेप्टेड वाला प्रोफेशन। है। नहीं, अडेप्टेड थोड़ी है ये, 5 मार्क्स। वो अडेप्टेड है, ओके ऊपर ठीक है, दिया तो सॉरी है। सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। क्रेजी भाई। क्या मतलब होता है उसका, अडेप्टेड है तो उसका मतलब क्या है? मतलब ये प्रीवियस एग्जाम में ऐसा एक सम आया रहेगा, उस पे थोड़ा सा चेंजेस करके वैसा थोड़ा सा उसके हिसाब से अडेप्ट करके बनाया ये सब। ओके, मतलब ये खाली वो रेट्स मतलब वगैरह थोड़ा थोड़े चेंजेस बदले यार। रहेंगे, हाँ समझा। हाँ हाँ। Prepare calculations to determine which of the two proposed benefits the company, car or the loan will result in lower, ये आ गया ना, मेरे को ये बिल्कुल नहीं पसंद यहाँ पे दो बेनिफिट्स कंपेयर करना। will result in lower overall income tax for Chris. Chris is employed by Methley Limited and owns 10% of the ordinary shares. Has offered the sole use ऑफ अ कार और ऑल्टरनेटिव और लोन टू एनेबल हिम टू परचेस। एक मिनट रुक जा, मेरे को जस्ट एक चीज लिखी हुई है, पहले अपन वो लिख देते हैं कि NIC विल बी कैलकुलेटेड, ठीक है, वरना अपन वही भूल जाएंगे एंड में। भाई वो कहीं से भी आ जाता है भाई, NIC उसका कोई भरोसा नहीं है। क्या है ये, कौन सा समय है? 24th। मिथले लिमिटेड, अरे कैसे ये आ गया? पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहली बात तो क्या हो रहा है, सैलरी 60,000, डिविडेंड्स 500, तो उसके ऊपर तो डिविडेंड निल रेट बैन मिल ही रहा होगा। टोटल लेस PA 12,570, टैक्सेबल इनकम। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बोलना। क्लोज कंपनी बोला है अपने को, तो ये क्रिस एसोसिएट ही हो गया क्या? नहीं, बट ही इज एम्प्लॉयड ना। एसोसिएट नहीं बोल सकते क्या, क्योंकि 10% उसका शेयर होल्डिंग है अपने को। बाइफरकेशन तो ऐसा सच दिया नहीं है। मतलब मैं वो कंसेप्ट से पूछ रहा हूँ कि अगर लोन उसको दे रहे हैं तो वापस उस पे वो सब कैलकुलेट करना समझा पड़ेगा क्या, समझा रीपेमेंट समझा, HMRC से आएगा मैं या समझा तो क्या बोल कंपनी रहा को है। 33.75 पे? हम्म। बट ये क्लोज कंपनी ऐसा किधर बोला है क्या? हाँ, इज अ हाँ क्लोज ऊपर ही बोला है, कंपनी। यूके ट्रेडिंग कंपनी विच इज अ क्लोज कंपनी। मैं वो
हमेशा मिस कर ही देता हूँ। देखते हैं, रुक जा। देख, ये तो तेरा करंट सिनेरियो है, ठीक है। करंट सिनेरियो विदाउट एनी बेनिफिट्स, तेरे को ये सीन हो रहा है तेरा, ठीक है। भी आते हैं ना, लोन के ऊपर भी आते हैं धीरे धीरे। पहले अपन कंपनी कार के ऊपर आते हैं, ठीक है। Methle Limited would purchase a car on 1st October 2025, which है, एक मिनट एमी आवाज आ रहा है, सॉरी, सॉरी भाई। जिसका लिस्ट प्राइस देख लेते हैं 1400 है। तो अभी कार बेनिफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। वो होगा 9600, विच इज 800 लेस देन द लिस्ट प्राइस। तो मतलब लिस्ट प्राइस 800 से ज्यादा है। Car would be immediately made available to Chris exclusively for his private use. Car has a emission rate of 76%, तो मतलब पहले 55% के लिए एक पर्टिकुलर होगा। फिर मैं राउंड डाउन करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, तो 75 माइनस 55। फिर परसेंट क्यों लिखा है मैंने इसको, सॉरी। अच्छा, बाय द वे, ये कौन सी गाड़ी, पहले वो देख लेते हैं। द कार मीट्स द RDE2 स्टैंडर्ड्स, यहाँ पे the percentage rates applying to petrol cars and diesel cars meeting the RDE2 standards with CO2 emission, हाँ तो ये रहे with meeting the RDE2 standards। जो नहीं मीट करते वो ज्यादा होते हैं ना, इनसे 4% ज्यादा होते हैं। 16%। For every 4 increase there is one, for every 5 increase there is one, for every 5 increase there is one। है ना एमी? यस यस। थैंक यू। अभी ये एनुअल तेरा है, लेकिन तूने कब परचेज की थी गाड़ी? तूने परचेज की थी, द कार वुड बी मेड अवेलेबल इमीडिएटली, लेकिन मैं परचेज कर रहा था 1 अक्टूबर 25 को। मेरे को कौन से साल के लिए बोला है? 25-26 के लिए बोला है शायद। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तब मार्च, तो 6 महीनों के लिए बेसिकली। 6 मंथ्स के लिए, दिस इंटू 6/12 बराबर, विथ कंपनी कार बेनिफिट्स। मैंने इतने लिखने के बाद भी मैंने NIC तो कैलकुलेट नहीं किया है भाई। NIC करता हूँ बाद में कैलकुलेट। यार, हंस क्या रहा है? जैसे जैसे कि तूने बड़ा किया है साले कैलकुलेट, हंस रहा है उधर बैठ के। कार वुड इमीडिएटली मेड अवेलेबल टू क्रिस, इसका अर्थ ये क्या है? क्रिस वुड कंट्रीब्यूट 700 पर ईयर टुवर्ड्स द प्राइवेट यूज ऑफ द कार। क्रिस पेस फॉर डीजल, ऑल डीजल हिमसेल्फ। कैसा आदमी है भाई क्रिस? लेस पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूशंस। मैं कितना कर रहा हूँ? 700 के कर रहा हूँ मैं पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूशंस। क्यों छूले मैंने पता नहीं, लेकिन मैं कर रहा हूँ भाई 700 के पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूशंस। मिथली वुड गिव द कार टू क्रिस आफ्टर 3 years when its market value is, अरे भाई, 3 साल बाद ना, अभी थोड़ी। 3 साल बाद मेरे को मिलेगी ना उससे गाड़ी, अभी थोड़ी मिलेगी। क्या बोलते हैं अमी?
क्या? छोड़ भाई, जाने दे, कुछ नहीं। रुक जा, मैं लॉस्ट हूँ। Mitli would provide Chris with an interest-free loan of 9,600. Oh, nice. तो the interest-free loan amount is less than 1,000, is less than, sorry, वो 10,000 is less than 10,000, and so the and so would be exempt from any benefits, from any taxable benefits. The loan will be written off in 3 years time. वो तो ठीक है। क्लास 1 NIC, क्लास 1 एम्प्लॉय NIC, तो वो कितना आता है? 0 to 12570, 125 1 -377 S minus equal to 50270, 50271 एंड अबाव। तो यहाँ पे तो 570 37700, और यहाँ पे जो भी 60,000 माइनस दिस जो बचता है वो, तो इसके ऊपर 0%, इसके ऊपर 8%, इसके ऊपर 2%। भी कार बेनिफिट ये जो मेरे को मिला है, इसके बाद मेरे को NIC क्लास, मेरे को क्लास 1 ही आएगा ना यार इस पे तो। वो देख, मैं तुझे बोल रहा है ना, देख मुझे पता है क्या लग रहा है, वो एम्प्लॉई है रे कंपनी का। वो एम्प्लॉई है तो फिर नहीं आएगा ना एसोसिएटेड रे। का हाँ। नहीं अभी आएगा क्या वो एसोसिएट में इम्प्लीकेशंस? उन्होंने इतना इन्फॉर्मेशन कुछ दिया नहीं है, हाँ वही। और उन्होंने हम्म। एसोसिएट के बारे में कुछ हम्म। इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है ना, कि अरे ये मतलब वो कनेक्टेड ग्रुप में आता है कि नहीं आता है वैसा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हमको फ्यूचर ईयर्स का भी देखना है कि हमको खाली करंट ईयर का देखना है? ने करंट ईयर का ऐसा बोला नहीं है रे, सिर्फ स्पेसिफिक। वही तो दिक्कत है, मतलब करंट ईयर का उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है। when they have not said anything about the current year, सबसे पहले तो कार बेनिफिट, अगर करंट ईयर नहीं बोला है तो हमारी वाट है, क्योंकि हमको 690 25 26 में मिलता है, बराबर है। फिर 26 27 27 28 में ये पूरा 1380 और 1380 मिलता है, ठीक है। और साला एग्जैक्ट 3 इयर्स के बाद दिया है कि साला कैसे दिया है वो मेरे को पता नहीं चल रहा है। इफ एग्जैक्ट 3 इयर्स इज कंसिडर्ड, देन, तो ये देख इतना मैंने बेनिफिट लिया हुआ है, बराबर है, 40% पे, ओवर द कोर्स ऑफ 3 इयर्स, दिस वुड बी द बेनिफिट, द कार बेनिफिट टैक्स, car benefit tax that would be payable, and
in the last year, the gifted value will be taxed. बराबर, क्योंकि मैं पूरा का पूरा उसको गिफ्ट ही कर रहा हूँ 6,300 का, तो 40%, तो ये होता है। Thus, the total tax paid would be 4176 in case of car। ठीक है, लेकिन जब मैं इंटरेस्ट फ्री लोन पे आता हूँ, इंटरेस्ट फ्री लोन अमाउंट इज लेस देन 2,000 वुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑल टैक्सेबल बेनिफिट्स। हाउएवर, वी कैन सी दैट द कंपनी इज राइटिंग ऑफ द लोन आफ्टर 3 years, and so this money is as good as, sorry, this loan is as good as money obtained by, कौन है ये, money obtained by क्रिस, अरे हिर्स लिख दिया मैंने, क्रिस, एंड सो वुड बी टैक्स्ड। अब मैं ये सोच रहा हूं कि इसको कौन से रेट पे लगाऊं, 40% की डिविडेंड वाले रेट पे लगाऊं। हाँ वही। बट वो अगर राइट ऑफ कर रहा है तो क्रिस टैक्स भरेगा ना उस पे। हाँ तो हाँ आई गेस वो हाँ, एनएसआई के अंडर ही आएगा और 40% पे ही होगा। इफ ट्रीटेड एज सैलरी, हाँ बराबर, इफ ट्रीटेड एज सैलरी, मतलब इफ क्योंकि एज ट्रीटेड गुड एज एज फ्री कैश दे दिया। डिविडेंड, बिकॉज, नहीं नहीं, बात तो तेरी ऐसा सही है, करेगा। बट सीन क्या है ना, बिकॉज मैं डिविडेंड इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ही इज, क्या बोलते हैं वो, 10% होल्डर, कहाँ गया वो, अरे, अरे हाँ, 10%, हम्म। बिकॉज ही इज अ 10% ordinary share capital holder, 33.75। In either of the cases, we can see that the loan amount is far better option as compared to the, car benefit, as lesser tax is paid and immediate cash is also available for spending। ठीक है, ये मेरा आंसर है भाई, ये है मेरा आंसर। ये मैंने इनकम टैक्स का क्यों कैलकुलेट किया मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं पता, ये शायद नहीं करना चाहिए था, बट दिस इज माय आंसर। एमी, तुझे मेरे क्या को लगता है, कार बेनिफिट का बताना। क्या हो गया। नहीं, लोन वाला तो मेरे को वो याद ही नहीं था, 10,000 के नीचे वाला पार्ट कुछ भी याद नहीं था मेरे को कि ऐसा एग्जाम एग्जाम होता है। दैट इज ओके, बाद में देख लूंगा। बट कार वाला बता, ऊपर कर। इस ये प्राइस मेरे ये लिया है। पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूशंस है। अच्छा, तूने लिस्ट प्राइस वो बढ़ा के लिया है क्या? मतलब जो वो बढ़ा के एक्चुअल लेना है, मार्केट वैल्यू है वही लिया? नहीं वो लिस्ट प्राइस बढ़ा के ही लेना ओके। है ना, कि लिस्ट प्राइस उन्होंने बोला है कि 800 से ज्यादा है, या बेसिकली मार्केट वैल्यू लिस्ट प्राइस से हाँ, 800 से 800 से कम है, यस ऐसा। यस। भाई क्या है तेरे जीजू भाई, अरे तू तेरी जिंदगी क्यों कर रहे भाई, क्या दिक्कत है भाई उसकी जीवन में, चल क्या क्या? तेरा जीजू भाई, आए हो तुम मेरी जिंदगी में गा रहा है, चल बैठ के, चोर काम धंधा नहीं है क्या भाई। चलो भाई ठीक है, लेकिन ये मेरा आंसर है, एमी तेरे पास मुझे नहीं लगता कोई आंसर है इस चीज के लिए, नहीं ना।
सेकंड वाले के लिए तो बिल्कुल नहीं था। अबे फर्स्ट वाले के लिए इंटरेस्ट भी फ्री मैंने देख आधा कैसा है सॉल्व पता किया है फिर क्या, बंद जो कर तू 10,000 के नीचे रहता है ना, जो दिया। भी लोन कंपनी देती है वो वो एग्जेम्प्ट है। याद नहीं था मेरे को। एग्जेम्प्ट पता है ना, लेकिन हाँ हाँ, अब भी याद आया। याद है ना, बस वही इम्पोर्टेंट है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, इस बंदे ने 3 साल तक तो लेकिन मस्त वापरा रहेगा ना, तो उसके ऊपर अपने अपन ओआरआई हम्म। से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे क्या? छोड़ जाने दे, बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ मेरे को लग रहा है। यस, 4156, सॉरी 4176, लेट्स गो, लेट्स गो, आई एम बेस्ट। बस आई एम बेस्ट बुरा मेरे। प्रोविजन ऑफ द लोन, ठीक है, इसको इसको डिविडेंड की तरह ट्रीट करना है। ये देख, इनकम टैक्स चार्ज ऑफ डिविडेंड्स की तरह इस चीज को, किस चीज का ट्रीटमेंट होगा, तो सैलरी वाला हम हटा देते हैं। ओके। ओके, हम्म। बिकॉज ही इज अ होल्डर। ये देख, एक्सीड 10,000, प्रोविजन ऑफ द लोन विल ओके। देयरफॉर रिजल्ट इन अ लोअर ओवरऑल इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर क्रिस। ठीक है, लेकिन बाय बाय गॉड्स ग्रेस वन थिंग वाज नाइस कि दोनों से हमारा कंक्लूजन सेम ही था कि लोन ही लेना चाहिए रादर देन कार बेनिफिट। अरे सॉरी, मैं सी पे क्या चला गया, आंसर क्या चला गया सी पे, सॉरी, सॉरी। Advise Yara whether or not it would be beneficial for her to claim the remittance basis in the tax year 24-25 and calculate the increase, if any, in her income tax liability for tax year 24-25 compared to that of the previous years, assuming that she chooses the most beneficial course of action. यारा, पहले अपन ये बता देंगे कि रेमिटेंस बेसिस इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल्स हु आर रेसिडेंट इन द यूके बट नॉट डोमिसाइल्ड इन द यूके. In the current scenario, we can see that Yara is currently resident but not domiciled. But perfect. तो ये बैठती तो है. She became resident when she was employed by Methli Limited on, ठीक है, on 6th of April 2017. और आज की डेट क्या है? 1st of April 25. तो 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 24-25. बराबर बराबर काउंट किया मैंने कि मैं कुछ जंप किया? 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, हाँ मैंने एक कुछ तो जंप किया था, तो 8 साल. सो बेसिकली शी हैज बीन रेसिडेंट इन 8 years. सो अपना वो 7 out of 9 वाला कंडीशन जो था, वो मतलब वो रेमिटेंस बेसिस चार्ज के लिए था, आई नो. बट बस वो फुलफिल हो रहा है. मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि शी इज मतलब वो रेसिडेंट सिंस द लास्ट 8 years. Receives an annual salary from Metli Limited of 82,000 and has no other UK source of income. ठीक है, good. Receives rental income from an unfurnished residential property in Setu B. आ गई है ऑफर पे. The gross annual rental income from overseas property is 24,000. Yara only remits 10,000 of this income to the UK each year. Yara has previously claimed the remittance basis each tax year. Okay. So her unremitted overseas income, if less than 2,000, then remittance basis applies or automatically. But if more than 2 years, then arising basis applies automatically. हम्म। But still she can claim यस। remittance basis, but her personal allowance will be lost. लास्ट। And और remittance उसको अभी basis वो तू जो charge, बोल रहा था, हाँ, बोल बोल. 7 out of 9 years कंप्लीट कर दिया तो उसको वो $30,000 का, £30,000 परफेक्ट, का चार्ज भी भरना पड़ेगा परफेक्ट, परफेक्ट. तो अभी ये तो अभी ऑन अपन ने दिस। पूरा, अपन ये पूरा थियरी बता देंगे. एक सेकंड ना, ये क्या हो गया? बट कैलकुलेशन करके मेन बताना है कि कौन सा बेनिफिशियल है. This will increase, if any, in her income tax liability for the tax year 24-25 compared to that of the previous years.
थियरी होता है, ये Compared, कैसे नहीं आता? Yara has previously claimed the remittance basis speech tax year. प्रीवियस ईयर में वो उसने रेमिटेंस अप्लाई किया है, तो उसका प्रीवियस ईयर का भी मतलब ये तो गया ही रहेगा पीए। भाई उसने प्रीवियस ईयर में रेमिटेंस बेसिस अप्लाई किया है, तो करंट ईयर में क्या फिर? दूसरे इनकम के लिए क्या रहेगा, कोई तो दूसरे इनकम के लिए क्या रहेगा ओवरसीज। सो सबसे पहली बात तो हमें ये बताना है कि वेदर इट इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर हर टू क्लेम, मतलब वो रेमिटेंस बेसिस, ठीक है। हम्म। अपन ने थियरी तो चल पूरा बता बट दिया, उसने अभी अपन क्या करते, हाँ बोल बोल बोल। अ, उसने कोई दूसरे इनकम के लिए 30,000 ऑलरेडी पे किया रहेगा ना, मतलब पिछले साल भी, क्योंकि गुड वो पॉइंट। जितना मेरे को याद है वो इसके लिए रहता है ना, एवरी इनकम के लिए वो रहता है, जब तक वो इनकम एग्जॉस्ट नहीं हो जाता फिर तो मतलब अर्ली ऑफ जो भी पहले एग्जॉस्ट होगा गुड पॉइंट। तो वो वापस भरना पड़ता है। मैं क्या करता हूँ, पहले पर्टिकुलर्स और अराइजिंग और रेमिटेंस बेसिस पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। एनुअल सैलरी 82,000, इधर भी 82,000। अभी रेंटल इनकम मैंने भाई जो लिखा तो ऐसे ऐसे है, जैसे मुझे 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 पूरा कैलकुलेट करना आता है ये। रेंटल इनकम यहाँ पे तो जीरो होगा ना, एमी अराइजिंग बेसिस पे, लेकिन रेमिटेंस बेसिस पे दे 10,000 आ सकता है ना, ऐसा ही है ना भाई? थोड़ी हेल्प तो कर। आई गेस अराइजिंग बेसिस पे तेरे को पूरा जितना तेरा अराइज हुआ है वहां पे वो पूरा लेना पड़ता है। रेंटल भी आई गेस तू इंक्लूड करेगा ना उसमें कि नहीं, नहीं क्योंकि अगर देखना। अराइजिंग बेसिस में तू जा रहा है बोल तो बोल। आई गेस बेसिकली तेरे ओवरसीज जितने भी सारे इनकम थे तेरे को उस पे सब पे टैक्स भरना पड़ता है, ऐसा आई रहता है एग्री, ना। लेकिन फिर रेसिडेंट एंड डोमिसाइल्ड जहाँ पे तेरे को वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स भरना होता है, उसमें और इसमें फिर क्या डिफरेंस है ना? ओके। वो भी है, बस इसमें देखो अराइजिंग बेसिस में पीए मिलेगा अभी, इसमें नो मिलेगा। मतलब ये ऐसी चीज है ना कि बहुत ही, मतलब बहुत ही शिटास चीज है कि भाई तेरे को देखते ही पता चल रहा है कि तू नहीं लेगा, बट फिर कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो ऐसा मतलब वो लगता है कि अरे हम कहीं गलत तो नहीं कुछ बोल दिया वगैरह ऐसा। हाँ ना यार ये सब बहुत, इसमें अभी तो क्यों ही लेगा रेमिटेंस बेसिस। एग्जैक्टली exactly. क्यों ही लेगा भाई इतना? तेरे को तू 24,000 लेके आ रहा है, उसके तू तू 30,000 क्यों भरेगा? जो ये तो बेसिक कॉमन सेंस है ना भाई। इसमें मैं क्या कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करके बताऊं? कैलकुलेट द इंक्रीज इफ एनी इन हर इनकम टैक्स लायबिलिटी for the tax year 24-25 compared to that of the previous years, assuming that she chooses the most beneficial course of action. प्रीवियस ईयर के सब तो लोग ऐसा बोल रहे रहेंगे ना कि भाई उसने प्रीवियस ईयर रेमिटेंस किया तो उसने तब चार्ज भर दिया होगा 30,000 का, तो पता नहीं, बट ये इनकम तो अभी अराइज हो रहा है ना, अभी अपने को पता है ग्रॉस एनुअल वही रेंटल ये सब वो सब। वही, और एनुअल है ना, वो चीज तो एनुअल है। वही। आंसर ही चेक कर दे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। या अपन ने थ्योरी तो पूरा मतलब बराबर बताया है, उसमें कुछ है नहीं।
As Yara has been resident in the UK in 7 out of the previous, ठीक है, remittance basis charge of 30,000 will be paid. Perfect. If she continues to elect the remittance basis. In the previous year, Yara paid UK income tax of 40,000. बराबर है कि उसने अपना एडिशनल, बेसिकली उसने जो अपना एडिशनल 10,000 था, ये अब अपना भी अभी 40% के बैंड में चला गया था, बराबर है. Claiming the remittance basis in the tax year 24-25 would increase her income tax liability by 34,000, उन्होंने बोला है. ओके, मैंने अराइजिंग और इसका खाली कंपैरिजन किया हुआ है. बट ठीक है, वो लोग बोल रहे हैं कि तेरे को 4,000 वैसे भरना पड़ेगा और 30,000 तेरे को यहाँ से एक्स्ट्रा भरना पड़ ही रहा है, ऐसा. However, if Yara does not claim remittance basis in the tax year 24-25, she will be taxed on arising basis instead. In this case, she will pay tax on the full amount of her foreign rental income. तो तू बराबर बोल रहा था, तू बराबर था कि कि फिर तेरे को फॉरेन रेंटल इनकम पे पूरा ही टैक्स भरना पड़ता है, राइट. बट फिर तेरा पीए वेस्ट हो रहा है, ये देख. लाइक 6,000 -1 लाख, वापस पे ये कम देगा. 50%. 50% 3,000 और सिंगल माइनस 3,000. ठीक है. तो बेसिकली तू अभी जो 24,000 है उस पे तू 40% भरता है. ये लोग हर बार एडिशनल कैलकुलेशन कर रहे हैं, विच इज फाइन. हाँ हाँ. तो वो ठीक है. दिस विल रिजल्ट इन इनकम टैक्स सेविंग, वो लोग बोल रहे हैं 3828 का इनकम टैक्स तेरा सेव होगा. बराबर है. तेरा अगर पीए, बेसिकली इफ यू आर यूजिंग द पीए, तेरा हम्म. थ्री, वो सेव हो रहा है, ठीक है. बराबर. Therefore, Yara's income tax on her foreign rental income on the arising basis is the net of the tax saving as a result of her personal allowance will be 5,772. Claiming remittance basis would not be beneficial for Yara in the tax year 24-25. Accordingly, her income tax liability for the tax year 24-25 in respect of the foreign rental income will increase by 1,772 compared to that payable in the previous years. भाई ये क्या है भाई, ये मतलब इतना, तुम बस अनटिल एंड अनलेस तेरा रेमिटेंस अनटिल एंड अनलेस तेरा रेमिटेंस अमाउंट ज्यादा नहीं है ना, हाँ, मतलब तू 30,000 से. हाँ, तो फायदा ही नहीं है भाई ये चीज का. हाउ डज इट मैटर? बट मुझे ये समझ चीज में पता नहीं नहीं आ थी, रहा तूने है. ये जो बोली ना मेरे को कि रेंटल इनकम 24,000 ही पूरा कंसिडर करना है, वो मुझे पता नहीं था. ये नया मिला मेरे को कुछ. एक्चुअली वो कैसा है, अराइजिंग बेसिस में वो ऐसा ही हो जाता है कि तू एज यूके रेसिडेंट एंड डोमिसाइल्ड तेरे को अज्यूम कर लेते ओ हैं इन हाँ, अराइजिंग मैं बेसिस. मैं अब भूल गया. बेसिकली अराइजिंग में तू अज्यूम करता है कि ये अराइज ही बेसिकली मतलब वो यूके में हुआ है. यस. राइट राइट, ये चीज मैं भूल यस. गया था. तो वो पूरा वर्ल्ड रेमिटेंस वाइड पे में. होगा था. हम्म. राइट, ठीक है. मतलब ये तो कम, ये आई थिंक अपन ने अराइजिंग और वो मतलब वो रेमिटेंस कंपेयर करके हाँ. बताया है, वो भी चलेगा भाई, मुझे नहीं लगता इतना कुछ है भाई. ठीक ठीक है है. भाई. पहले दो क्वेश्चन काफी सेक्सी, ये लास्ट वाला डाइसी था थोड़ा. नो प्रॉब्लम.